नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज चुके हैं और वक्त हो गया आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ में आपकी एक मिस्ड कॉल यानी बजाई गई फोन की घंटी सोती सरकारों को जगाती है, प्रशासन को काम पर लगाती है, आपको आपका हक दिलाती है। आज हम उस राज्य के मुखिया से सवाल पूछ रहे हैं जो अपनी जनता को रोता बिलखता छोड़ पॉलिटिकल टूर में लगे हैं। बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हो रही है, जिनके गढ़ जोधपुर में अभी हाहाकार है। देश भर में बाढ़ के प्रकोप के बीच हाल की तस्वीरों में जोधपुर देश की चिंता बना हुआ है। यहां पूरी की पूरी इंसानों की बस्ती डूब रही है। राशन पानी के बिना लोग घरों में कैद हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कहां थे? वो दिल्ली में थे। जब आप हमारी आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे कि सीएम साहब दिल्ली में क्यों थे, तो आप दंग रह जाएंगे। एबीपी न्यूज के लगातार सवाल पूछने के बाद आखिरकार खाना पूर्ति के लिए सीएम सोशल मीडिया पर हरकत में तो दिखे, लेकिन जनता के बीच अब तक नहीं पहुंचे हैं। लगभग 14 सालों से राजस्थान के सीएम रहे अशोक गहलोत की बाढ़ बारिश में फंसी जनता के प्रति इस अनदेखी पर घंटी जरूर बजाइए। 8422-840000 पर मिस्ड कॉल दीजिए, क्योंकि जनता कर रही है पुकार। जोधपुर में हाहाकार, कहां है सरदारपुरा का सरदार? देश में जारी है बाढ़ बारिश की मार। पिछले 24 घंटों से जम्मू और जोधपुर में मचा है हाहाकार। चार दिन से पानी भरा हुआ है, कोई सामने नहीं देखने वाला है। पानी पानी होते जम्मू में कहीं स्कूली बच्चों की जान पर आफत, तो वहीं चौक और गलियां नदियों में तब्दील। लेकिन डूबते राजस्थान की किसे फिक्र, जब सीएम ही लगा रहे थे दिल्ली का पॉलिटिकल टूर। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूं, ये तमाम 140 मकान पिछले 3 दिनों से पानी में डूबे हुए हैं और यहाँ का नज़ारा ये बताने के लिए काफी है कि नगर निगम जोधपुर, अगर सीधे तौर पर ये कहा जाए नकारा नगर निगम, तो गलत नहीं होगा। पिछले दिनों सोनिया गांधी की तीमारदारी में लगे राजस्थान के मुख्यमंत्री ईडी के सैलाब में डगमगाती कांग्रेस की नैया पार लगाने में लगे थे, और इधर उनका प्रदेश, उनका गृह जिला जोधपुर, उनका गढ़ सरदारपुरा सब पानी में खड़े उनकी राह देख रहे थे। नकारा प्रशासन का अगर कोई उदाहरण पूरे देश में देखना हो तो जोधपुर की इस न्यू रूपनगर कॉलोनी में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूं, ये तमाम 140 मकान पिछले 3 दिनों से पानी में डूबे हुए हैं। नज़ारा बिल्कुल साफ है, पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है। सबसे खास बात यह कि यहाँ का जो हर बाशिंदा है वो पट्टाशुदा मकान का मालिक है, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के लोग तमाम इलीगल हो या किसी प्रकार की कच्ची बस्ती हो। ये एक पॉश कॉलोनी है जोधपुर की, और यहाँ का नज़ारा ये बताने के लिए काफ़ी है कि नगर निगम जोधपुर, अगर सीधे तौर पर ये कहा जाए नकारा नगर निगम, तो गलत नहीं होगा। कुछ देर पहले विनीता सेठ महापौर हैं जो यहाँ थी, वो जब हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ नजर नहीं आई, तो उन्होंने बड़े फक्र से जवाब दिया कि वो 2 बार यहाँ आई। 72 घंटे से लोग यहाँ फंसे पड़े हैं, घुटनों से ऊपर पानी आज भी यहाँ पर जमा है, लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार, लोगों को दूध पीने का पानी,
दवाइयाँ, खाने पीने की चीज़ें यहाँ मिल नहीं रही है और 72 घंटे से प्रशासन सो रहा है। खास बात यह है कि आर्मी यहाँ पहुंची, प्रशासन ने अपनी ओर से पंप उन्हें महज 2 उपलब्ध करवाए, लेकिन अभी भी घरों के बाहर का नज़ारा ये बताने के लिए काफ़ी है कि जोधपुर में नगर निगम मानो है ही नहीं। अगर हम मकानों की बनावट देखें तो ये साफ तौर पर दिख सकता है कि जोधपुर की पुरानी कॉलोनियों में है, इनमें कोई भी मकान आज अब या अभी इन दिनों में नहीं बना है। ये बाशिंदे कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और ऐसे में हर बार जब यहाँ बारिश होती है तो स्थितियाँ बिगड़ती जरूर हैं, लेकिन प्रशासन को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि एकाएक इतनी तेज बारिश आएगी तो हालात इतने विकट हो जाएंगे। और ऐसे में अब साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि ये घर का गेट एक नमूना है इस बात के लिए कि जब गेट के बाहर इतना पानी है, घर के भीतर हमें कोई नहीं दिख रहा और यहाँ से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात, जो प्रशासन को काम करना चाहिए था वो उसने अब तक शुरू नहीं किया। लोगों के वोट से जीतकर यहाँ तक पहुँचते हैं और जनप्रतिनिधि बनने के बाद अगर उन्हीं लोगों को भुला दें तो इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई अपमान नहीं हो सकता। अभी भी जैसे मेरे को यहाँ रहने वाले लोग बता रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही। कब से बिजली नहीं आ रही? आप 4 दिन बता रहे हैं, यानी कि जिस दिन से लगातार बारिश हो रही है उस दिन से यहाँ बिजली नहीं, क्योंकि घरों में पानी भर चुका है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक घर के भीतर जाऊँ और इन लोगों से ही बात करूँ ताकि ये पता लग पाए कि हालात कैसे हैं। जी, आप मुझे बताएंगे क्या है आपके पास अभी पानी वानी पीने का कोई पानी नहीं है भैया। इसमें भी टैंक में भी बाहर का पानी घुस गया तो कहाँ से पियेंगे पानी? और हमारा अंडरग्राउंड पूरा भरा हुआ है, थल हो रखा है। अगर थोड़ा सा पानी आएगा तो हमारे घर के अंदर आएगा। और इस परिवार की आप बीती सुनने के बाद जरा कॉलोनी के बाहर डूबी कार और नाव पर सवार लोगों को भी देख लें। ये सिर्फ झलकियां हैं राजस्थान के ताजा हालातों की। करीब 14 साल राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहने वाले अशोक गहलोत के लिए ये न्यू रूपनगर कॉलोनी क्या मायने रखती है, पहले वो समझ लीजिए। जोधपुर के सरदारपुरा का इलाका है न्यू रूपपुर नगर और सरदारपुरा सीट को अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से वो 22 साल विधायक रहे हैं। पहली बार 1999 में और फिर लगातार यहाँ से जीतते आए। और सरदारपुरा समेत जिस जोधपुर शहर का हाल इन दिनों बाढ़ से बेहाल है, उस शहर का भी गहरा कनेक्शन है सीएम गहलोत से। 1980 में पहली बार और 1999 तक करीब 18 साल यहाँ से एमपी रहे हैं अशोक गहलोत। लेकिन अब गहलोत को नहीं है जोधपुर की फिक्र और जनता ढूंढ रही है सरदारपुरा का सरदार। और सरदारपुरा के सरदार के गढ़ में ही मौजूद है ये कॉलोनी, जिसकी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहाँ एबीपी न्यूज रिपोर्टर मनीष शर्मा ट्रैक्टर की मदद से घर घर पहुंचे और उनका हाल जाना। झील में बोटिंग होते होते सभी ने देखी है, लेकिन जोधपुर की इस न्यू रूपनगर कॉलोनी के बाशिंदे पिछले 2 दिनों से कुछ इस तरीके से अपने घरों के सामने से बोटिंग होती देख रहे हैं। मैं इस वक्त जिस घर में खड़ा हूं रूपनगर का, ये एक बेहद ऊंचाई पर बना हुआ मकान है, या यूं कहा जाए रूपनगर के 140 जितने मकान हैं उनमें शायद सबसे ज्यादा हाइट वाला ये मकान है। लेकिन मकान के बाहर का ये नजारा अगर आप देखें कि चारों तरफ अगर कोई चीज नजर आती है तो वो है सिर्फ पानी। जहां भी नजर डालिए पानी और सिर्फ पानी। इस घर के भीतर भी काफी पानी घुस चुका है, बावजूद इसके कि ये घर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। इस वक्त भी घर के पोर्च में हम देखें तो कार का पहिया आधा डूबा हुआ है और ये पानी लगातार बना हुआ है। गोपाल सिंह जी का ये घर है जो इस वक्त मेरे साथ है। हम घर के तमाम लोगों से बात करेंगे। गोपाल जी, ये पानी जो है ये पहले दिन से इतना दिख रहा है या और ज्यादा? और आपके आने से आपके जो हाईलाइट होने के बाद भी थोड़ी प्रशासन की नींद खुली है, बाकी प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। 4 दिन हो गए, घर में हमने देखा छोटा बच्चा भी है, तो किस तरीके की परेशानी आ रही है? परेशानी यही है, प्रशासन पहले 4 साल ऐसा है तो उन्होंने कुछ नहीं करा और अभी सरकार है फिर भी हमारे तो कोई परवाह करते ही नहीं है। 4 दिन से आपके घर में छोटा बच्चा है, लाइट नहीं है, हम भेज रहे हैं इनको, क्या करें? इनके ससुराल भेज रहे, बेबी है मेरी और इन्हीं पेट से मेरा सीजर हुआ है, क्या करें हम? कहाँ जाए, लाइट नहीं है। अगर प्रशासन समय रहते काम करते तो आज ये नौबत नहीं आ रही। 4 दिन से आप देख रहे हो हमारी कॉलोनी कितनी बदतर स्थिति हो गई।
गाड़ियां, लाखों की गाड़ियां खराब हो गई, मकान खराब हो गए, मकान गिरने की स्थिति में आ गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आर्मी आई है तो आर्मी ये बोल रही है कि जब तक लोकल एडमिशन हमारे को परमिशन नहीं देती है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और जब मुसीबत की बाढ़ में फंसी जनता सरकार को पुकार रही है, अपने विधायक से रखती है मदद की आस, तो वहां पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री। जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाहर निकलकर इलाके का जायजा लिया। खुद घुटने और कमर तक पानी में डूबकर वो जोधपुर के इस इलाके में हालात को समझते दिखे। शेखावत साहब, जानना चाहूंगा, हालात बहुत खराब हैं जोधपुर के, खासतौर पर न्यू रूपनगर कॉलोनी। देखिए, एकाएक जिस तरह से बरसात हुई, शहर का जो एवरेज रेनफॉल होता है इस क्षेत्र का, लगभग उतनी बरसात 36 घंटों में होने के कारण से जितने भी निचले इलाके हैं, लो लाइंग एरियाज हैं, वहाँ इस तरह की चुनौती आई है। लेकिन नगर निगम, जिला प्रशासन ने तत्परता के साथ में काम भी किया है, मड पंप्स लगाए हैं, पानी निकालने के लिए कार्रवाई भी की है। प्राकृतिक आपदा है, हम सबको धीरज के साथ में उसका सामना करना ही होता है। लेकिन एक विषय निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि जोधपुर में ये 2 स्थान, एक न्यू रूपनगर और सुल्तान नगर बीजेएस का हिस्सा, जहां से एक वाटर इवैक्यूएशन चैनल बनाने की चर्चा पिछले 4-5 साल से चल रही है, लेकिन कुछ उसमें ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। मैं 2014 से लगातार उसकी मांग कर रहा हूं और उसके ऊपर 2014 से लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कुछ प्रयास हुए भी, उसके मैपिंग भी की गई, लेकिन उसके भी स्थायी समाधान की दिशा में वर्तमान सरकार कुछ कर नहीं पाई। और जोधपुर सांसद रहते हुए शेखावत अपना जिम्मा लोगों के बीच पहुंचकर निभा भी रहे हैं, लेकिन कहां हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री? और लोगों को अपने हाल पर छोड़ देने वाले मंत्री पर लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। जिस रूपनगर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहां की ये तस्वीरें भी देखें। यहां हमें एक ऐसा मकान भी मिला जहां के लोग घर में पानी भर जाने के बाद घर छोड़कर चले गए। ये घर भाटी परिवार का है, लेकिन घर के तहखाने समेत कई कमरों में पानी भर गया तो पूरा परिवार यहां से चला गया। अब पड़ोस में रहने वालों को उस घर के गिरने का खतरा सता रहा है। ये मकान का बेसमेंट है जिसमें छत बराबर तक पानी भर चुका है और 1-2 बार घर में रह रहे लोगों ने इसको निकालने की कोशिश भी की, लेकिन पानी लगातार भरता गया। ऐसे में भाटी परिवार जो इस घर में रहता है वो यहाँ से चला गया है, मकान में ताले जड़ दिए गए हैं, वो लोग अपने गांव चले गए हैं। संगीता जी, ये परिवार कब गया यहाँ? ये परिवार परसों रात को पलायन कर गया यहाँ से। कहाँ गए हैं ये लोग? ये अपने गांव की ओर चले गए। क्या वजह है इनकी? ये 2 बार इन्होंने अपना टैंक खाली करवाया, ट्रैक्टर बुलवाया, उससे उसकी ये खाली करवाई, मोटर से खाली करवाया इसको, लेकिन बार बार ये पानी जो भर रहा है उससे इनका ये पूरा भर गया है। इससे इनके रूम के अंदर जो रूम है वो भी नीचे बैठ चुका है, डैमेज हो चुका है। तो रिस्क नहीं लेते हुए इन लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया। इस मुद्दे को लेकर हमने मौके पर पहुंचे राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और जोधपुर नगर निगम की महापौर विनीता सेठ से भी बातचीत की। बरसात के बाद अभी हमको जो दिख रहा है, पूरे शहर में दिख रहा है, उस शहर का जब वीडियोग्राफी करके हम लोग आने वाले समय में किस तरह से पानी की निकासी होनी चाहिए, तुरंत वो निकासी का काम करें। अभी तो तुरंत इनको राहत की जरूरत है। जैसे ड्रेनेज सिस्टम में और उसमें कुछ कमी रहेगी तभी इतने पानी की हुई है, और बारिश इतनी ज्यादा थी। तो जब परसों में आई थी तो इन्होंने और कल भी ये बताया था कि यहाँ से अगर खेत तक है उसमें हम पानी डाइवर्ट कर दें तो ये पानी हट जाएगा। शहर के बासनी इलाके की डरबी कॉलोनी में भी ऐसा ही एक इलाका है जो बाढ़ से जूझ रहा है। इस पूरे इलाके में बंद हो चुकी डरबी टेक्सटाइल के मजदूर परिवार रह रहे हैं। इन इलाकों के घरों में पानी घुस चुका है और प्रशासन अब इस इलाके को खाली करा रहा है। पानी 4 दिन हो गया, सोमवार को चालू होया पानी, फिर आते हैं धीरे धीरे। तो आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते? मेरा पेमेंट नहीं देगा तो मैं कैसे छोड़ूंगा? पेमेंट है आपका? पेमेंट तो होएगा, जितना मेरा पेमेंट है उसको लोगों को दे देना, मेरी फाइल पड़ी उसको दे के दे देना, जितना मांगा दे देना। पिछले 4 दिनों में हुई भारी बारिश में हर तरफ मचते हाहाकार के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में थे और सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ पर सवाल उठा रहे थे। सोनिया जी को बुलाया है, ईडी का आतंक है देश के अंदर।
अपने प्रदेश से दूर दिल्ली में बैठे गहलोत एजेंसी पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन खुद उनकी जनता तब उनसे सवाल कर रही थी। बहुत मुश्किलें हो रही सर, ये पिछले 30 घंटों से हम परेशानी झेल रहे हैं। कम से 140 घरों की यहाँ बस्ती है और लगातार प्रशासन से, सरकार से मांग कर रहे हैं, कोई भी जवाबदारी अधिकारी आ नहीं रहे हैं। बुधवार को रात के अंधेरे में ट्रैक्टर के जरिए लोगों तक पहुंचकर एबीपी न्यूज ने दिखाई थी उसी कॉलोनी की रिपोर्ट जिससे बारिश बेहाल कर गई थी। और एबीपी न्यूज की इस कवरेज के बाद देर रात सीएम साहब जागे, राज्य की तरफ अपनी जिम्मेदारी कुछ ट्वीट्स करके पूरी की। अशोक गहलोत ने लिखा, प्रदेशवासियों से अपील है वो बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतें। भारी बारिश, आकाशीय बिजली एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भी पूरी सावधानी बनाए रखें, साथ ही जलाशयों से भी दूर रहें। उन्होंने ट्विटर पर मुआवजे की बात भी लिखी। इसके अतिरिक्त आपदा के प्रावधान लागू होने पर राज्य आपदा राहत कोष से जनहानि होने की स्थिति में 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की सहायता राशि तथा घायलों को भी नियमानुसार सहायता राशि दी जाएगी। और ट्विटर पर सीएम की ड्यूटी निभाने के बाद गहलोत तो इस वक्त जयपुर में हैं, लेकिन लोगों के बीच अब भी नहीं पहुंचे और फिलहाल जनता बाढ़ से दो चार होने को मजबूर है, फिर चाहे वो सीएम का इलाका जोधपुर हो या सीएम के राज्य के बाकी शहर। तो आपने देखा सिस्टम का ये नकारापन जिसकी वजह से बीच शहर लोग डूब रहे हैं। अब आपको बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नीतीश सरकार के खिलाफ घंटी बजानी है। यहां एक विश्वविद्यालय है, मगध यूनिवर्सिटी। दर्जनों कॉलेज इससे मान्यता प्राप्त हैं। यहां के छात्र कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ धरने पर हैं। लेकिन क्या मजाल कि सरकार का कोई व्यक्ति या यूनिवर्सिटी प्रशासन इनसे बात तक करे, इनसे इनकी समस्याओं के बारे में जाने, उसका कोई हल निकाले। मगध यूनिवर्सिटी का ऐसा हाल कर दिए बिहार सरकार, जहाँ 3 साल का कोर्स 6 साल में भी नहीं पूरा हो रहा है। सब यूपीएससी एस्पिरेंट है, सब कोई कुछ ना कुछ तैयारी करता है। एक बच्चा का सीरियस एग्जाम इसकी डिग्री की वजह से फंसा हुआ है। क्या डबल इंजन की सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में नाकाम है? सिर्फ कहने का है कि हम नीतीश कुमार सुशासन बाबू, नाम का, कोई काम का नहीं है। ये हाल है उस यूनिवर्सिटी का जिससे करीब 2 लाख छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। और सच्चाई ये है कि इस यूनिवर्सिटी में फैली अव्यवस्था के कारण इन सभी 2 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि यहाँ या तो परीक्षा समय पर नहीं होती, परीक्षा हो जाए तो नतीजे नहीं आते, और नतीजे आ जाएं तो डिग्री मिलने में सालों लग जाते हैं। मतलब ये कि 3 साल का डिग्री कोर्स पूरा कराने में ये यूनिवर्सिटी 5 से 6 साल लगा देती है, और इस वजह से कितने ही छात्रों के हाथ से आई हुई नौकरी निकल जाती है। 4 साल से डिग्री के लिए चक्कर लगा रही यूनिवर्सिटी का, ना किसी एक ढंग से बात करने का तैयार है और ना किसी मिलने का है। आते हैं चले जाते हैं, किसी को सोल्यूशन नहीं होता। तो नौकरी मिलने में भी दिक्कत हो जाएगी। 2 बार तो टीचर काउंसलिंग में भी मेरा छाट दिया गया है डॉक्यूमेंट की वजह से। ऐसे कितने ही छात्र हैं जिनका करियर सिर्फ इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी रिजल्ट निकालने से लेकर डिग्री देने तक में घोर लापरवाही कर रही है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा हो, सालों से इस यूनिवर्सिटी का यही हाल है। छात्र धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पर कोई नहीं जो उनकी परेशानी को समझे। लगातार 1 महीने से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। जो भी विश्वविद्यालय में भी कुलपति हैं वर्तमान में अस्थायी तौर पे हैं, तो ज्यादातर ये पटना में ही समय बिताते हैं। लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय में कौन छात्र कहाँ से आ रहा है, किसकी क्या समस्या है, कोई देखने वाला नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो 2 साल का कोर्स है 6 साल में पूरा किया जाता है, और जो 1 महीने में डिग्री लोगों को मिलनी चाहिए 3-3 साल 4-4 साल पे डिग्री दिया जाता है। पूरे बिहार में मगध यूनिवर्सिटी से जुड़े 129 कॉलेज हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से की जा रही लापरवाही के कारण हर कॉलेज के छात्र परेशान हैं।
हमारा दुर्भाग्य है, विश्वविद्यालय का, बिहार का दुर्भाग्य है कि छात्रों को आज अपनी जायज मांगों को लेकर जो विश्वविद्यालय का कर्तव्य था उसको भी लेने के लिए आज हम लोगों को धरना पर बैठना पड़ा। हमारा 3 मांग है कि विश्वविद्यालय नियमित समय पे छात्रों का एग्जाम ले, नियमित से समय छात्रों का उनका रिजल्ट प्रकाशित कर दे और छात्रों को एक निश्चित समय में, 1 महीना के एक निश्चित समय में डिग्री छात्रों को हम मुहैया करवा दें। यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रहे इस धरने के बावजूद यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है। बीते 1 महीने में न ही कोई इनसे मिलने आया, न ही इनकी मांग का हल निकालने की कोई भी कोशिश की गई। ये जो है बंद पड़ा है, ये मगध यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार का केबिन है, इसी में रजिस्ट्रार बैठते हैं, लेकिन वो आए नहीं है यहाँ पर। उनका ऑफिस पूरा बंद पड़ा है, जबकि जरूरत ये था कि अभी यहाँ ये लोग आते और छात्रों से बात करते और ये जो गतिरोध बना हुआ उसको खत्म करने की कोशिश की जाती। लेकिन यहाँ पे कॉलेज के तरफ से भी, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इस तरह की जो पहल है वो नहीं की जा रही है। ना रजिस्ट्रार यहाँ पर उपलब्ध है, ना अन्य अधिकारी। ये देखिए, ये कुलसचिव का कार्यालय है, या मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा आपको दिखाएं। देखिए, कुलसचिव का ये कार्यालय है और ये भी जो है यहाँ पर अभी लॉक पड़ा हुआ है। आप देखिए, यहाँ पे जो है ताला जड़ा हुआ है, जबकि 30 दिनों से छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों की मांग है कि यहाँ पर रिजल्ट जारी करो, एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम कंडक्ट कराओ, डिग्रियां दो, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं। यूनिवर्सिटी के इस हाल पर हमने बिहार के शिक्षा मंत्री से भी सवाल किया, जरा उनका जवाब सुनिए। ये सब दिन और हर समय एक जैसा बात नहीं रहती है। कभी कभी किसी कारण से, अब जैसे अब 2 साल से जो कोरोना चल रहा था, अब आप समझिए कि इसमें कोई सेशन 1-1.5 वर्ष लेट हो गया, तो इसको आप कैसे अस्वाभाविक कह सकते? सोचिए, सरकार को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि बिहार की एक बड़ी यूनिवर्सिटी किस तरह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। धरना दे रहे छात्रों का कहना है, अगर जल्द कुछ फैसला नहीं हुआ तो लाखों छात्र पटना तक पैदल मार्च पर निकलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। हम घंटी बजाओ की फिर से शुरुआत करें उससे पहले अभी की एक बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। बाड़मेर से बड़ी खबर है। बाड़मेर के भीमड़ा गांव में मिग विमान क्रैश हो गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों पायलट शहीद हो गए हैं। जोरदार धमाके के बाद विमान में आग लग गई। दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई है। इस हादसे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख से बात भी की है। तो राजस्थान से ये दुखद खबर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये विमान धू-धू कर जल उठा। मिग विमान जो कि क्रैश हुआ है, ये हादसा हुआ। 2 पायलटों की इसमें मौत हो गई है। बहुत ही दुखद खबर आ रही है। बाड़मेर में सेना का मिग 21 विमान क्रैश हो गया और उसके बाद का ये दृश्य आप देख रहे हैं। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या पता चल पा रहा है? जी बिल्कुल अखिलेश, ये बाड़मेर का भीमड़ा गांव है और बताया जा रहा है कि जो मिग क्रैश हुआ है वो उत्तरलाई एयर स्पेस से उसने रूटीन अपनी फ्लाइट ली थी और इसमें जो दोनों पायलट थे, अभी तक मिली जानकारी के अनुसार वो शहीद हो गए। जिला प्रशासन, खासतौर पर जिला कलेक्टर लोकबंधु और तमाम लोग मौके पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में इस पूरे मामले की इंक्वायरी को लेकर वायुसेना की तरफ से घोषणा की जाएगी। लेकिन ये एक दुर्घटना अपने आप में बेहद शोक में डाल देने वाली है, क्योंकि दोनों युवा पायलट इसमें शहीद हुए हैं, यानी उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस कदर भयंकर आग लगी है और इस आग को देखते हुए ये जाहिर है, हालांकि ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने कोशिश की, लेकिन आग की भयावहता इतनी थी कि वहां तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल काम था। और अब जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा है। खुद कलेक्टर लोकबंधु से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि दोनों पायलट शहीद हुए हैं अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, और मौके पर पहुंचने के बाद ही तमाम चीजों का खुलासा हो पाएगा। जी अखिलेश। चलिए मनीष, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। कुछ और जानकारी अगर मिलती है तो दर्शकों तक आगे हम पहुंचाएंगे। बहुत ही दुखद हादसा जिसमें विमान के दोनों पायलट की मौत हो गई। ये तस्वीरें वाकई में दिल दहलाने वाली। आप देखिए कैसे ये विमान जल गया। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही कि कब तक राज्य में सिर्फ 2 मंत्रियों की सरकार चलेगी। यह सवाल इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में इन दिनों किसान परेशान हैं। बाढ़ ने उनके खेत बर्बाद कर दिए और सरकार बजाय उनकी मदद के सियासत के खेल में लगी है। और सिर्फ सरकार ही नहीं, सरकार पर सवाल उठाने वाली उद्धव की शिवसेना भी सत्ता का लालच छोड़ नहीं पा रही। और इसका सबूत है
शिवसेना के सांसद संजय राउत का वो बयान जो उन्होंने आज दिल्ली में दिया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से सत्ता पलट सकती है क्योंकि शिंदे गुट के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ता परिवर्तन झालं तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ता परिवर्तन झालं तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ता परिवर्तन झालं तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ता परिवर्तन झालं तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ता परिवर्तन झालं तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। हमने आपको यह बयान सुनाया, आपने संजय राउत को देखा किस तरीके से सत्ता पलट का संकेत वो दे रहे हैं। पर सवाल है कि एक दूसरे की सत्ता पलटने में लगे इन नेताओं को क्या उन किसानों का दर्द नहीं दिखता जिनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है? आखिर क्यों मुख्यमंत्री बनने के 28 दिनों के बाद भी एकनाथ शिंदे राज्य के लिए एक कृषि मंत्री का चुनाव नहीं कर पाए जो किसानों की बात तो सुने कम से कम। मानसून की बारिश ने महाराष्ट्र पर जो कहर बरपाया है, उसकी सबसे बड़ी सजा उन किसानों को मिल रही है जिनके खेतों में फसल तैयार थी या तैयार होने वाली थी। राज्य के विदर्भ, मराठवाड़ा समेत उत्तर महाराष्ट्र के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। अकोला जिले के सोमठाणा गांव के किसान संतोष ने 7 एकड़ में सोयाबीन की फसल लगाई थी। पिछले हफ्ते तेज बारिश हो गई, पूरा खेत पानी से भर गया। करीब 7 दिनों तक उनकी पूरी फसल पानी में डूबी रही। नतीजा ये हुआ कि सोयाबीन के पौधे सड़ने लगे। संतोष को अब इस बात का डर सता रहा है, अगर उनकी पूरी फसल खराब हो गई तो इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? हमारे खेत में पानी घुसा हुआ है तो तलाठी बोल रहे ऊपर से कुछ आ रहा नहीं, और यहाँ पे पालक मंत्री भी कोई नहीं। सरकार को कहाँ पे जाऊँ हम, अभी मरने की बारी है। और पिछले बारी का जो बीमा हमने निकाले थे वो भी मिला नहीं है, पिछला भी कर्जा है। कर्ज के कारण किसानों की आत्महत्या को लेकर महाराष्ट्र हमेशा सुर्खियों में रहता है। इसके बावजूद किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। संतोष का सवाल है, राज्य में जब कोई मंत्री ही नहीं तो उनकी फरियाद कौन सुनेगा? क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार के नाम पर अभी तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा और कोई नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र के तमाम किसानों की मुश्किलों का हल कौन निकालेगा? बारिश के कारण हिंगोली जिले के करीब 76,000 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन, गन्ना, कपास, मूंग और उड़द की फसलों को हुआ। गन्ने की खेती करने वाले विष्णु राजे से अपने खेत की हालत देखी नहीं जा रही। उनका पूरा खेत तालाब की शक्ल ले चुका है। पानी ने गन्ने की पौधों की जड़ों को खराब कर दिया। मतलब अब उनकी पूरी मेहनत और पैसा इस पानी में डूब चुका है। जमीन ज़्यादा दिन पानी में रहने की वजह से गन्ने का बहुत नुकसान भी हो रहा है। इस साल उत्पादन होगा या गन्ना रहेगा कि नहीं, खेत में खड़ा कि खराब हो जाएगा, ये चिंता लगी रहती है हमें। हमारा खर्च कम से कम गन्ने को 5 एकड़ को 5 लाख हो गया और सोयाबीन को 1 लाख खर्चा आ गया। अब इस खेत में गुड़गे तक पानी है, उसमें सब उनके जड़ मूलिया जड़ सड़ गए हैं। सोयाबीन के सड़ गए और गन्ने के भी सड़ गए हैं। अब मैं गन्ना कैसे कारखाने को दूँ और कहाँ से दूँ, क्या करूँ मैं? ये किसान सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार है कहाँ? जब पूरी कैबिनेट का काम सिर्फ 2 मंत्री ही करेंगे तो इन किसानों के डूबे हुए खेत और फसल पर फैसला कब होगा और कौन करेगा? 6 एकड़ फसल जो है
पूरी के पूरी वो बर्बाद हो गई। हमारे बीज बोने में कम से कम 70-75 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। हमारे स्टेट गवर्नमेंट से दरखास्त है, जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए। नांदेड़ के इस खेत का हाल देखिए। फसल के नाम पर यहाँ कुछ नहीं बचा। बाढ़ का पानी पूरी फसल को बहा ले गया। मुंजा जी ने 3.5 एकड़ में कपास और सोयाबीन की फसल लगाई थी। इसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था। अब ना पैसा बचा ना फसल। 7 लोगों का परिवार है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, लेकिन अब उनके सारे सपने बह चुके हैं। पहले मिरुक के टाइम पानी गिरा था, तब पेरनी की हमने, यहाँ वहाँ से पैसे लेके घर के इधर के उधर के। अभी वो बारिश नहीं होने के कारण 10-15 दिन वो नहीं आया, फिर दोबारा पेरनी की। अभी दोबारा पेरनी करने के बाद ये बारिश ज़्यादा होने की वजह से बाढ़ आई। बाढ़ की वजह से अभी जो था वो पहले का भी गया, ये भी गया सब। तो अभी बहुत हालत ख़राब है हमारे यहाँ शेतकरी लोगों की। प्रशासन का कोई आता नहीं, कुछ नहीं, साहब लोग वो देखते नहीं, कुछ नहीं, मदद नहीं है अभी तक कुछ भी। तलाटी, तहसीलदार। घर चलाने के लिए अब इस किसान परिवार को मजदूरी करनी पड़ रही है और पूरे नांदेड़ में उनके जैसे और भी किसान हैं, क्योंकि यहाँ करीब 3 लाख हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हुई है। महाराष्ट्र में किसने किया विश्वासघात? ब्रेक के पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे महाराष्ट्र में 2 लोगों की सरकार की सजा जनता को मिल रही है। इसे लेकर शिंदे गुट की तरफ से यह सफाई दी जा रही है कि कैबिनेट विस्तार न होने के कारण कोई काम नहीं रुक रहा। यह भी बताया गया कि 30 जुलाई से मुख्यमंत्री शिंदे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वहीं इस बीच उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच एक नई जुबानी जंग शुरू हो गई है। बुधवार को सामना में दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने बागियों को विश्वासघाती कहा। इस पर उधर से भी अब पलटवार हुआ है। मी म्हणून आज विश्वासघातकी हा शब्द वापरलाय, गद्दार नाही बोललो। की जेव्हा आणि मी तुम्हाला जबाबदारी दिली होती पक्ष सांभाळायची, नंबर 2चं पद होतं, पक्ष सांभाळायला म्हणून पूर्ण विश्वास दिला होता, तो विश्वासघात तुम्ही, मी हॉस्पिटलमध्ये असताना म्हणजे माझी हालचाल बंद होती तेव्हा तुमची हालचाल जोरात होती। आप शिंदे साहब को बोल रहे हैं कि उन्होंने विश्वासघात किया। आपने कभी विश्वास किया है क्या? आप जब खुद बीमार थे तो एक एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड में कि बीमार होने के बाद भी एक राज्य का प्रमुख अपना कारोबार नहीं सौंपता है, उसके लिए अपना चार्ज देना पड़ता है दूसरे किसी नेता को। ये चार्ज महाराष्ट्र में नहीं दिया गया। तो आपको इतना भी विश्वास नहीं है कि जिस आदमी को आपने बोला था कि आप मुख्यमंत्री हम आपको करेंगे, तो आप उसको प्रभारी मुख्यमंत्री कर सकते थे 1 साल के लिए। फिर लोगों को लगता कि आपने उन पे विश्वास किया है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक के मैंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण की हत्या का बवाल अभी थमा भी नहीं है। इसी शहर से एक दहलाने वाली खबर आई। मैंगलुरु शहर में फैजल नाम के एक युवक पर मास्क पहने कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में फैजल की मौत हो गई। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अज्ञात लोग उस पर धारदार हथियार से हमला करते दिख रहे हैं। ये देखिए, यही वो सीसीटीवी फुटेज। ये पूरी वारदात इसमें कैद हो गई है। हमारी सहयोगी पिंकी इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। पिंकी, क्या और पता चल पा रहा है इस मामले में? कुछ और जानकारी मिल पाई है? अखिलेश, आपको बता दें कि जो मास्क पहने लोग जिम्मे कार में आए थे और अचानक से ही फैजल पर जो है हमला करते हैं और हमले के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल क्योंकि पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, तो आपको बता दें कि सूरजकल, पनम्बूर, बाजपेयी और मुल्की, ये चारों इलाकों में जो है फिलहाल धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे, जहां पर इन्वेस्टिगेशन जो है फिलहाल किया जा रहा था कि आखिर इसका पूरा मकसद क्या था। पहले ये माना जा रहा था कि समहाउ फैजल को जो है बचाया जाएगा, लेकिन जब अस्पताल में इलाज चल रहा था उस दौरान उसकी मौत हो जाती है। काफी ज्यादा तनावपूर्ण माहौल जो है वो इस वक्त मैंगलोर सिटी में बना हुआ है। ये पूरा दक्षिण कन्नड़ा की अगर बात करें तो प्रवीण की हत्या और इसके बाद फैजल की हत्या के बाद फिर एक बार ये सामने आ गई है कि क्या इस पूरे जिले को फिर एक बार कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बड़ा सवाल। लेकिन फिलहाल जो जानकारी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन मतलब इस घटना को, पिंकी, मतलब इस घटना को क्या कम्युनल एंगल से देखा जा रहा है फिलहाल?
देखिए फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है फाइनेंशियल इश्यू जरूर बताया जा रहा है, लेकिन जब तक पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन इस पर नहीं हो जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता अखिलेश। लेकिन जिस तरह से प्रवीण की हत्या और उसके बाद इलाके में फैजल की हत्या होती है तो पूरे तौर पर दक्षिण कन्नड़ा जिला जो है वो फिर एक बार कम्युनलिज्म को लेकर कहीं ना कहीं घेरे में आ चुका है, जहां पर चलिए ठीक है पिंकी, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें, कुछ और जानकारी मिलेगी तो आगे हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।